हेलो एवरीवन। हाँ भाई, क्लास 10 साइंस जो लेसन 1 चल रहा था उसकी आज नेक्स्ट क्लास होगी और क्लास नंबर है 5। 4 क्लासेज अब से पहले अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो सभी क्लासेज में सारे टॉपिक्स अच्छे से कॉन्सेप्ट के द्वारा क्लियर कराए गए हैं। तो यदि कोई बच्चा सीधा क्लास 5 में आ चुका है तो पहले वो क्लास 1 से लेकर के 4 तक कंप्लीट करके आए, फिर इस क्लास को देखे भाई ना, तो चीज़ों को समझना थोड़ा आसान रहेगा। तो चलो आज अपन क्लास नंबर 5 और आगे टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ भाई, हाँ, अपन जो लास्ट क्लास में आपने डिस्कस किया था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो 10 प्रकार की अभिक्रियाओं के नाम लिखे थे। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्मक्षेपी, ऊष्मशोषी, अपचयन, उपचयन, रेडॉक्स एंड अवक्षेपण अभिक्रिया। जिसमें से पहली और दूसरी अभिक्रिया जो होती है संयोजन, जिसे योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, और सेकंड वियोजन जिसे अपघटन या विघटन अभिक्रिया कहते हैं, दोनों अपन डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में अपन नेक्स्ट अभिक्रिया लेते हैं 3 नंबर पे, जिसका नाम था विस्थापन अभिक्रिया। जिसका नाम क्या था भाई? विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। ये हमारी तीसरे नंबर की अभिक्रिया भाई, विस्थापन अभिक्रिया। देखना, जैसा कि नाम है अभिक्रिया का विस्थापन, तो विस्थापन का मतलब क्या होता है? जगह से हटाना। जैसे मैंने यहां पर लिखा ए के साथ बी है और यहां पे सी की अभिक्रिया हो रही है। सी है ना, जो ए के पास बैठना चाहता है, ए के पास केवल ए ही बैठ सकता है, जो कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? बी बैठा है। अब सी चाहता है कि मैं ए के साथ बैठूं, तो पहले सी को किसको हटाना होगा? किसको रिप्लेस करना होगा? बी को। जब सी बी को हटा देगा तब ए के साथ बैठ जाएगा और बी अलग से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यह आसान काम थोड़ी है। सी बी को तब ही हटा पाएगा जब सी बी से ज्यादा क्रियाशील होगा। यदि सी बी से कम क्रियाशील होगा तो अभिक्रिया होगी ही नहीं। तो जब तक सी बी से अधिक क्रियाशील नहीं होगा तब तक यह नहीं हटा पाएगा। तो सिंपल सी बात क्या हुई कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है एवं स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो परिभाषा क्या बन जाएगी वो अपन लिख देते हैं। जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तथा स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है एवं स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर भाई? तो जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को
उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तथा स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो उसे कौन से अभिक्रिया कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला तत्व या ये वाली धातु इस धातु से अधिक क्रियाशील है? तो उसके लिए ना एक टॉपिक होता है सक्रियता श्रेणी, जो लेसन नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, वो श्रेणी बताता हूँ पहले आपको मैं वहाँ से अपन सारे एग्जाम्पल देख लेंगे। तो एक श्रेणी होती है जिसका नाम है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी, इसके अंदर क्या होता है? धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। उनके घटते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में लिखा जाता है। तो कौन कौन सी है सुनना भाई। हाँ भाई, देखिए ये पूरी एक सक्रियता श्रेणी है और इसको ना याद करने का एक अच्छा सा तरीका है, वो क्या है सुनना। काशीनाथ का मांगीलाल आलू जमीन पर फैलाकर पड़ोसी भाई हीरालाल को देता है। कौन है जी? आगे आओ पतासे खाने। एक्चुअल में क्या था, एक जगह है जिसका नाम है काशीनाथ। जगह का नाम क्या है? काशीनाथ। यहाँ पे ना 2 लोग रहते थे भाई, 2 क्या और भी रहते थे, लेकिन अपन 2 की बात करें। एक का नाम था मांगीलाल और एक का नाम था हीरालाल। ठीक है, मांगीलाल जो था इसका आलू का व्यापार था, आलू का ये खरीदारी वगैरह करता था ना, खरीदने का बेचने का। और जो हीरालाल था एक गोलगप्पे की दुकान लगाता था भाई। दोबारा सुनिएगा, एक जगह है काशीनाथ, वहाँ के 2 बंदे हैं मांगीलाल और हीरालाल। मांगीलाल का आलू का व्यापार है और हीरालाल के गोलगप्पों का व्यापार है। सॉरी। अब मुझे एक बात बताओ, जो गोलगप्पे की दुकान लगाता है तो उसे आलू तो खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि मसाला जो बनाना होता है। तो कुल मिला के ना दोनों में दोस्ती हो गई, दोनों एक दूसरे के बन गए, दोस्त बन गए। ठीक है, ये आलू, इसके आलू ये खरीदता था, इसके गोलगप्पे बिकते थे, तो आपस में दोनों का व्यापार चल रहा था। तो सुनना कहानी क्या है। काशीनाथ का मांगीलाल आलू जमीन पर फैलाकर पड़ोसी भाई हीरालाल को देता है। ठीक है, पड़ोसी भाई हीरालाल को देता है। और जब हीरालाल को आलू दिए ना, क्योंकि आलू खत्म हो गए थे, तब तक ना कस्टमर्स की लाइन लग गई। तो हीरालाल कह रहा है कौन है जी? आगे आओ पतासे खाने। ये एक्चुअल में क्या है? धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। यानी जो पोटेशियम है वो इन सबसे अधिक क्रियाशील है। यदि पोटेशियम की अभिक्रिया करवाई जाए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा Na2SO4 और यहाँ पे मैंने पोटेशियम से अभिक्रिया करवा दी, तो पोटेशियम जो है वो इस सोडियम धातु को विस्थापित कर देगा और सल्फेट के साथ खुद जुड़ जाएगा और बन जाएगा K2SO4 और सोडियम धातु अलग से प्राप्त हो जाएगी। यानी पोटेशियम सोडियम को तभी हटा सकता है जब पोटेशियम सोडियम से अधिक क्रियाशील होगा। और ये पता कैसे लगेगा? देख लीजिए, पोटेशियम सोडियम से ऊपर है, यानी पोटेशियम सोडियम से अधिक क्रियाशील है। सोडियम से ही नहीं, इन सबसे अधिक क्रियाशील है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर विस्थापन ही हो रहा है। ठीक है ना भाई। यदि मैं इस अभिक्रिया को ऐसे लिख दूँ उल्टा, K2SO4 प्लस सोडियम, यानी सोडियम, क्या सोडियम धातु पोटेशियम धातु को हटा पाएगा? क्या नहीं हटाएगा, क्योंकि सोडियम तो पोटेशियम से नीचे है, कम क्रियाशील है, तो सोडियम पोटेशियम को नहीं हटा सकता। इसका मतलब ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो इस श्रेणी से हम काफ़ी सारे विस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण लिख सकते हैं। तो देखिए, मैं 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई। तो ये बात आपको समझ में आ गई, कौन सी धातु को विस्थापित कर सकती है, हटा सकती है। तो जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक कॉपर का एक यौगिक बनाते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, एक मैंने यौगिक बना लिया, ये लो CuSO4। इसकी अभिक्रिया अपन पहले करवाते हैं Zn से, करवाते हैं जिंक से।
तो मुझे बताओ क्या Zn कॉपर को हटा सकता है क्या? बिल्कुल हटा सकता है, क्योंकि Zn जो है ना वो कॉपर से ऊपर आ रहा है। देख लीजिए, ऊपर का मतलब अधिक क्रियाशील। तो Zn कॉपर को उठाएगा और यहाँ पर बना लेगा ZnSO4 और कॉपर धातु हमें अलग से प्राप्त हो जाएगी। तो ये बात समझ में आ गई। पहला एग्जाम्पल विस्थापन अभिक्रिया का। दूसरा देखो, हम इस कॉपर सल्फेट के साथ लोहा की अभिक्रिया करवा देते हैं। तो Fe क्या कॉपर से अधिक क्रियाशील है क्या? तो देख लीजिए भाई, Fe ये रहा, कॉपर ये रहा, बिल्कुल कॉपर से ऊपर आ रहा है, अधिक क्रियाशील है। तो FeCu को हटा देगा और क्या बन जाएगा भाई? FeSO4 और साथ में कौन सी धातु प्राप्त हो जाएगी? कॉपर धातु प्राप्त हो जाएगी। तो ये विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है भाई, है ना। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हो गए भाई? विस्थापन अभिक्रिया के, ठीक है ना। अब ये एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहीं पर देख लीजिए आप लोग। पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया और सेकंड एग्जाम्पल ये हो गया। अब ये जो सेकंड एग्जाम्पल है ना भाई, इससे संबंधित एक बात और आपको बतानी है। तो मैं इस एग्जाम्पल को वापस इस स्लाइड पर लिख देता हूँ। देखना भाई, एग्जाम्पल नंबर जो सेकंड है ना वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अभी आपने अभिक्रिया करवाई थी CuSO4 प्लस Fe, तो क्या बना था भाई? FeSO4 प्लस Cu, ये बना था। एक्चुअल में ये जो है ना ये आपका है नीला थोथा। इसका ये क्या है आपका? नीला थोथा, है ना भाई। और इसका एक्चुअल में जो सूत्र होता है ना वो ये होता है CuSO4.5H2। ये नीला थोथा होता है। लेकिन जब इस नीले थोथे की अभिक्रिया लोहे से कराई जाती है तो इसका नीला रंग है ना वो मलिन हो जाता है। मलिन का मतलब है गंदा सा हो जाता है, मटमैला सा हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है। तो सिंपल सी बात है कि जब लोहे की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के विलयन से करवाई जाती है तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग मलिन हो जाता है, क्योंकि जो लोहा धातु है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देती है। ये इसका आंसर होगा, ठीक है भाई। तो ये बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस रिगार्डिंग ये बात है, जब लोहे यानी Fe की क्रिया, जब लोहे यानी Fe की क्रिया कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के साथ करवाई जाती है, तो कॉपर सल्फेट का यानी CuSO4 का नीला रंग मलिन का मतलब होता है मटमैला ना, गंदा सा, मलिन हो जाता है। ऐसा लोहा धातु द्वारा यानी Fe द्वारा कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर धातु को विस्थापित करने के कारण होता है। कॉपर धातु को विस्थापित करने के कारण होता है ना भाई। तो क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का नीला रंग मलिन क्यों हो जाता है? तो आंसर होगा लोहा धातु द्वारा जो कॉपर सल्फेट का विलयन है उसमें से कॉपर धातु को विस्थापित कर दिया जाता है, इसलिए विलयन का नीला रंग मलिन या मटमैला हो जाता है।
और इस अभिक्रिया रिगार्डिंग डायग्राम और दे रखा है आपकी बुक में, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं भाई। देखना, ऐसा ये डायग्राम आपकी बुक में दे रखा है, तो चीज़ों को समझना एक बार भाई। मैं कैमरे में देख लेता हूँ, विजिबिलिटी तो ठीक है ना, चलो प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई देखना, हो क्या रहा है इसके अंदर, ध्यान से देखना। हालांकि देखो यहाँ पे 2 कील है, लेकिन आप लोग यूँ मान के चलो कि आपके पास ना 3 कील है, 1 2 और 3। ये तीन कील आपके पास है ना, ठीक है भाई। अब इन 3 कील में से क्या किया आपने, 2 कीलों को उठा के और 2 कीलो को उठा के आपने, ये एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, है ना, ये तो पूरा एक स्टैंड है, ये जो बना रखा है ना, ये तो प्रॉपर एक स्टैंड है पूरा, इसमें से ये परख नली लगा रखी है, और इस परख नली के अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है, जिसमें आपने दोनों कीलो को एक धागे से बांध करके इसमें लटका दिया है। ठीक है, स्टैंड है जिसमें ये परख नली को रोका रखा है, जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है, और लोहे की कील को धागे से बांध के इसमें लटका दिया है। अब जैसे आप लोग लोहे की कील को धागे से बांध के लपेटेंगे, तो जो Fe है उसकी क्रिया कॉपर सल्फेट से होगी नहीं होगी। अब जैसे कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, फेरस सल्फेट बनेगा, और साथ में कॉपर धातु अलग हो जाएगी। देखो हो क्या रहा है, आगे रिजल्ट देखना। अब ये देखना, अब जैसे ही दोनों कीलों को बाहर निकाला गया, ठीक है, तो एक कील जो पहले से बाहर थी, 3 कील ली थी हमने, 2 को उस विलयन में डुबो दिया, एक बाहर थी, तो जो कील बाहर थी वो तो ऐसी है ही, एक मिनट, वो तो देखो उसका कलर तो कुछ ऐसा था, लेकिन जो कील अंदर डुबोई गई थी उनका कलर कुछ ऐसा हो गया है। ठीक है, और इसके अलावा जो विलयन पहले नीला कलर का था वो ऐसा मटमैला सा हो गया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कॉपर धातु को किसने विस्थापित कर दिया, Fe धातु ने विस्थापित कर दिया, तो विलयन का नीला रंग ऐसा हो जाता है, और जो लोहे की कील है जो पहले से अलग हो जाती है भाई। ठीक है, आई थिंक आपके समझ में ये बात आ गई होगी। चलो आगे चलते हैं। तो ये आपकी हो गई कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं अपन द्विविस्थापन अभिक्रिया 4 नंबर पे। द्विविस्थापन, देखो जैसा कि नाम के अंदर ही सब कुछ ना छिपा हुआ होता है। विस्थापन में तो क्या था, अधिक क्रियाशील तत्व है जो कम क्रियाशील जो एलिमेंट होगा उसको विस्थापित करेगा। यहाँ पे देखो द्विविस्थापन यानी 2 बार विस्थापन होगा। अब 2 बार विस्थापन होने का मतलब है कि जो अभिकारक है ना उनके बीच आयनों का आदान प्रदान होगा। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा AB + CD, ठीक है, तो इसका ये मान लीजिए प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ेगा तो बनाएगा AD, और इसका प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ेगा तो बनाएगा BC। तो हो क्या रहा है भाई, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, और 2 बार हो रहा है। इसके आयन इसके पास जा रहे हैं, इसके आयन इसके पास जा रहे हैं, तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आई थिंक परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको डेफिनेशन को। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान
प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। हाँ भाई, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसका पहला एग्जाम्पल देखना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है। होगा क्या, ध्यान से देखना। Na प्लस होता है, सल्फेट माइनस होता है, Ba प्लस होता है, क्लोरीन माइनस होता है। यानी इसका जो प्लस है ये इसके माइनस के साथ जुड़ेगा और इसका प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ेगा, तो आयनों का आदान प्रदान होगा। कैसे जुड़ेगा, ये जो सोडियम है ये और सल्फेट है ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। सोडियम की वैलेंसी प्लस का 1 होता है, सल्फेट का यहाँ पे 2 माइनस होता है, यानी इसके वैलेंसी माइनस का 2 होगा। ये प्लस का 1 माइनस का 2 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। ऐसी कंडीशन में इसकी जो वैलेंसी है वो तो इसके नीचे आ जाएगी, तो हो जाएगा Na2, और इसकी जो वैलेंसी है वो इसके नीचे जाएगी। ये 1 है तो 1 से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो सीधा लिख देंगे Na2SO4। तो इनसे तो बन जाएगा Na2SO4 पहली चीज, प्लस आगे देखो। अब अरे ये तो वापस हमने वही जोड़ दिया, Na के साथ Cl जुड़ेगा ना। एक मिनट, इसके साथ ये जुड़ेगा, यानी Na और Cl दोनों आपस में जुड़ेंगे। Na की वैलेंसी +1 होती है, Cl की -1 होती है। +1 से -1 कट जाएगा, बन जाएगा NaCl। तो इन दोनों से तो बनेगा NaCl, तो जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आगे देखो, Ba और सल्फेट दोनों आपस में जुड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखा मैंने Ba बेरियम जिसकी वैलेंसी 2+ होती है, और यहाँ पे लिखा मैंने सल्फेट जिसकी वैलेंसी 2- होती है। इसका प्लस का 2 है, इसका माइनस का 2 है, आपस में कट जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचेगा, बन जाएगा BaSO4। तो ये हमें अलग से प्राप्त हो जाएगा BaSO4। बात समझ में आई भाई। इसका प्लस इसके माइनस के पास जा रहा है और इसका माइनस इसके प्लस के पास आ रहा है, यानी आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, 2 बार हो रहा है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आई थिंक ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। ऑल राइट, चलो एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, ये जो बेरियम सल्फेट होता है ना, ये श्वेत रंग का अवक्षेप होता है। अवक्षेप होगा और वो भी कैसे कलर का होगा भाई, श्वेत रंग का होगा, है ना। ये श्वेत अवक्षेप होता है। सेकंड एग्जांपल और आप लोग देख सकते हैं, इसका एक और जो कि अपन ना पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया जो आपने पोटेशियम आयोडाइड से करवाई थी। लेड नाइट्रेट PbNO3 का ऑल्टवाइस प्लस Ki। तो यहाँ पे क्या क्या बना था भाई, PbI2 और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। कैसे बना देखो, ये Pb होता है ना, ये प्लस होता है, नाइट्रेट माइनस होता है, पोटेशियम प्लस होता है, आयोडीन माइनस होता है। यानी इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ेगा, इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ेगा। कैसे कैसे जुड़े हैं तो एक बार आप लोग देख सकते हैं। ये Pb है, ये जुड़ेगा आयोडीन से। Pb की वैलेंसी +2, आयोडीन की -1, नहीं कटेगा क्योंकि एक प्लस का 2 है, एक माइनस का 2 है। ऐसी कंडीशन में इसकी वैलेंसी इसके पास चली जाएगी, इसकी वैलेंसी इसके पास, तो क्या बनेगा Pb। 1 लिखा नहीं जाता है, I2, तो बन जाएगा PbI2। सेकंड क्या क्या है, पोटेशियम और नाइट्रेट। पोटेशियम की +1 वैलेंसी होती है, नाइट्रेट की -1 होती है। +1 से -1 कट जाएगा, बनेगा KNO3, जो कि आपने वहाँ पे लिखा हुआ है। इस प्रकार इस अभिक्रिया में भी आयनों का क्या हो रहा है भाई, आदान प्रदान हो रहा है। तो ये भी कैसे अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। आई थिंक ये चीज़ आपकी समझ में
आ गई होगी। नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं अपन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। 5 नंबर की जो अभिक्रिया है वो है हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, देखो नाम से क्लियर है, ऊष्मा का मतलब ऊष्मा होता ही है, और छेपी का मतलब होता है बाहर निकलना। छेपी का मतलब क्या होगा भाई, बाहर निकलना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो उत्पाद बनते हैं ना उनके साथ साथ ऊष्मा बाहर निकलती है। भाई अभिकारकों के बीच अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया होगी तब उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, उनके साथ साथ है ना ऊष्मा बाहर निकलती है। तो परिभाषा क्या बनेगी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो परिभाषा में यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ, जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई होगी। जरा एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन, देखना एग्जाम्पल नंबर इसका 1, एग्जाम्पल नंबर 1 देखना भाई। कौन सा कलर ले, हाँ देखो, आपने ना संयोजन अभिक्रिया में एक उदाहरण पढ़ा था भाई। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना बुझा हुआ चूना, जब इसकी अभिक्रिया हम जल से कराते हैं तो आपको पता है बनता है बुझा हुआ चूना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। साथ में मैंने आपको एक चीज़ और लिखवाई थी, प्लस में ऊष्मा। मतलब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये जो बुझा हुआ चूना है ना, ये गर्म होता है। गर्म होने का मतलब है कि उत्पाद के साथ साथ क्या निकल रही है भाई, ऊष्मा निकल रही है। तो कैसी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा ये, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। सेकंड एग्जांपल देखना भाई। सेकंड एग्जांपल जैसे मैंने लिखा, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक गैस होती कौन सी है। तो प्राकृतिक गैस होती है मेथेन, यानी CH4। और दहन का मतलब होता है किससे क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया। तो जब भी प्राकृतिक गैस का दहन होता है तो CO2 बनती है, जल बनता है, और साथ में ऊर्जा यानी ऊष्मा की प्राप्ति होती है। तो क्या यहाँ पर भी उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकल रही है क्या? तो ये भी कैसे अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। नेक्स्ट उदाहरण देखना, तीसरा उदाहरण है इसका, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, जो श्वेसन होता है ना, श्वेसन, श्वेसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होता है। श्वेसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का
उदाहरण होता है। यानी जो श्वसन अभिक्रिया होती है उसमें भी क्या निकलती है भाई, ऊष्मा निकलती है। यदि मैं इसके रिएक्शन की बात करूं ना तो जरा देखना भाई ध्यान से। एक मिनट। हाँ, हाँ भाई देखना, श्वसन का जो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होता है वो होता है कि जो ग्लूकोज होता है, एक मिनट भाई क्या हो गया, श्वसन का मतलब होता है कि जो आप लोग ग्लूकोज खाते हो C6H12O6 वो, और जब आप लोग श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हो वो क्या करेगा, उस ग्लूकोज को जलाएगा, उस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करेगा। और जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो CO2 बनता है, जल बनता है और साथ में ऊर्जा यानी ऊष्मा की प्राप्ति होती है। तो ये रिएक्शन अपन लोग लिख देते हैं भाई। श्वसन के अंदर क्या है, जो भी आपने ग्लूकोज खाया है C6H12O6 जब श्वसन क्रिया करेंगे तो O2 ग्रहण करेंगे, इस O2 के द्वारा ये टूटेगा, जलेगा और प्राप्त होगा CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा। ऊर्जा लिखो या आप लोग ऊष्मा लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो क्या यहाँ पर भी उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकल रही है क्या, तो ये भी कैसे अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा भाई, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। इसके अलावा ना एक और अभिक्रिया एक और उदाहरण आपको बता रहा हूँ मैं, जो साग सब्जियाँ होती है, देखना भाई इसका एक और उदाहरण। और ये चीज़ है ना आपको गांव में ज़्यादा देखने को मिलेगी कि आपने देखा होगा कि जो साग सब्जियों के छिलके होते हैं या कोई जो कचरा होता है, पेड़ पौधों की पत्तियां होती है, उनको हम उठा के और खेतों में एक जगह डाल देते हैं। अब एक जगह डाल दिया तो कुछ समय बाद वो सड़ेगा गलेगा, तो सड़ने पर गलने पर हम क्या करते हैं, खेतों में इसको खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और जब वहाँ से उसको उठा के खेतों में डाला जाता है ना तो उस जगह हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, गर्मी से निकलती है। तो वो भी क्या है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो लिखेंगे कैसे कि साग सब्जियों व वनस्पति द्रव्य, वनस्पति द्रव्य का मतलब जानते हो, पेड़ पौधों के जो पदार्थ है, वह वनस्पति द्रव्यों का, साग सब्जियों व वनस्पति द्रव्यों का विघटित होकर यानी सड़कर गलकर, विघटित होकर, साग सब्जियों व वनस्पति द्रव्यों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, कंपोस्ट मीन्स खाद, कंपोस्ट बनना भी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होता है। कंपोस्ट बनना भी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होता है। क्लियर है भाई? तो ये आपकी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कंप्लीट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये कौन से नंबर की अभिक्रिया हो गई भाई अपनी, 5 नंबर की। चलो छठी अभिक्रिया देखते हैं, ऊष्मशोषी अभिक्रिया। हाँ भाई देखो, छठे नंबर की अभिक्रिया है आपकी ऊष्मशोषी अभिक्रिया। ऊष्मशोषी अभिक्रिया
ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऊष्मा मीन्स तो ऊष्मा होता ही है, शोषी का मतलब होता है अवशोषण करना, यानी इसमें अभिक्रिया में क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण करेगा। कौन करेगा? अभिकारक करेंगे। अभिकारक ऊष्मा का अवशोषण करेंगे और फिर किस में चेंज होंगे, उत्पाद में चेंज होंगे। तो परिभाषा क्या बनेगी, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ, जिसमें अभिकारक पदार्थ ऊष्मा का अवशोषण करके, ऊष्मा का अवशोषण करके उत्पाद बनाते हैं, ऊष्मा का अवशोषण करके उत्पाद बनाते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। एक बार मैं ना कलर देख लेता हूँ भाई, कलर वगैरह ठीक दिख रहा है ना, ये वाला बिल्कुल। देखो तो ऊष्मा शोषी में क्या होगा भाई, जो अभिकारक पदार्थ है ना वो ऊष्मा का तो अवशोषण करेंगे और किस में चेंज होंगे, उत्पाद में चेंज होंगे। तो यहाँ पे जो अपन एग्जांपल लिखेंगे, आपको पता है जो वियोजन अभिक्रिया लिखे थे ना आपने, वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, वो इसके उदाहरण हो जाएंगे। क्योंकि वहाँ पर हो क्या रहा था, अभिकारक ऊष्मा का अवशोषण कर रहा था, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण कर रहा था और किस में चेंज हो रहा था, उत्पादों में। तो वो एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वहाँ से मैं एक एग्जाम्पल उठा रहा हूँ भाई। कल आपने देखा था सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, जब इसको सूर्य का प्रकाश दिया गया था या बोले तो ऊष्मा दी गई थी, तो किस किस में टूटा था, सिल्वर में प्लस ब्रोमीन में, पता है ना आपको। और आपको ये भी लिखवाया था मैंने कि जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है इसका उपयोग श्याम सफेद फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो आई थिंक ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ जो होते हैं ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई, सारी क्लासेज यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, नो डाउट। लेकिन आपको यदि ये सारे नोट्स परचेज करने हैं सभी चैप्टर्स के, तो गुरु एकेडमी एप्लीकेशन ऐप है, प्ले स्टोर पर जाइएगा और गुरु एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहाँ पे ना ये सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे भाई नोट्स वाला और पुराने साले क्वेश्चंस। तो वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हैं मिनिमम लो कॉस्ट प्राइस पर आराम से। और हाँ, आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं ना, आप लोग जो भी करना चाहिए कर सकते हैं भाई। ऐप के अंदर रहेंगे, आप लोग चाहो तो आपके फ़ोन में डाउनलोड भी हो जाएंगे, आप लोग चाहो तो प्रिंट भी निकलवा सकते हो, चॉइस इज योर। ठीक है भाई। चलो 6 नंबर की अभिक्रिया हो गई, चलो 7 नंबर की अभिक्रिया देखते हैं। 7 नंबर की अभिक्रिया कौन सी है भाई, 7 नंबर की अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, एक मिनट में थोड़ा सा ये कलर चेंज करता हूं ना। कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा भाई, क्या बात है। बिल्कुल ऐसे होगा इसका कलर चेंज, और डाउन करते हैं। हाँ देखो भाई, 7 नंबर की अभिक्रिया है हमारी अपचयन अभिक्रिया। और इसके बाद में जो अभिक्रिया आएगी 8 नंबर पे, वो हमारी आएगी उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया जिसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। मैंने ये दोनों अभिक्रिया एक साथ क्यों लिखी है, क्योंकि ये दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। जैसा इसमें होगा उसका उल्टा इसमें होगा। तो सुनना भाई,
अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, या तो हाइड्रोजन बढ़ेगा या ऑक्सीजन कम होगा, या तो हाइड्रोजन बढ़ेगा या ऑक्सीजन कम होगा। यहां पे जस्ट अपोजिट होता है, या तो हाइड्रोजन कम होगा या फिर ऑक्सीजन बढ़ेगा। तो अपचयन में तो हाइड्रोजन बढ़ता है या ऑक्सीजन कम होता है, उपचयन के अंदर हाइड्रोजन घटता है या ऑक्सीजन कम होता है। बस इन्हीं को देख करके आप लोग ना इनके डेफिनेशन लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा लिखते हैं भाई, देखना। वह रासायनिक अभिक्रिया, थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूं इसको, हाँ, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थों में, या जिसमें सीधा लिख दो, जिसमें या तो हाइड्रोजन की या तो हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, या तो हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, या ऑक्सीजन की कमी होती है, या ऑक्सीजन की कमी होती है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है भाई? ये लो, अपन इसका सेकंड एग्जांपल, इसका एग्जांपल लिखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, फिर अपन दोनों का एक साथ एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट है उपचयन अभिक्रिया। पहले परिभाषा लिख देता हूं, फिर इनके एग्जांपल देखेंगे। ये पहले एग्जांपल देख ले, चलो एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। देखो इसका एग्जांपल देखना। पहला एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा Ca+H2, तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्राइड CaH2। देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे ना कैल्शियम अकेला है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन आगे देखो इसमें किसकी वृद्धि हो गई, हाइड्रोजन की। यहाँ पे कैल्शियम अकेला, इसके साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गई, हाइड्रोजन की वृद्धि। तो क्या हाइड्रोजन जुड़ गया, क्या हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई क्या? तो कैसे अभिक्रिया का उदाहरण, अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण। सेकंड एग्जांपल देखना जिसका, हाँ सेकंड एग्जांपल देखना। जैसे मैंने यहां पे लिखा CuO+H2, तो ये चेंज हो जाएगा Cu+H2O में। देखो यहां पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, यहां पे कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन है। हाँ यहां पे देखो CuO चेंज हो रहा है Cu में, और H2 चेंज हो रहा है H2O में। तो यहाँ पे तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। पहले उसको देख लो एक बार, इसको रहने दो भी। तो ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। भाई यहाँ पे तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, क्यूप्रिक ऑक्साइड बना हुआ है, लेकिन अब जब क्यूप्रिक ऑक्साइड आगे कॉपर में चेंज हुआ तो किसकी कमी हो गई, ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये भी कैसे अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब हम देखते हैं उपचयन अभिक्रिया 8 नंबर पे। उपचयन अभिक्रिया, इसमें क्या होगा, इसका उल्टा होगा, है ना।
हाइड्रोजन की तो कमी होगी, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। तो परिभाषा क्या बनेगी? वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें या तो जिसमें या तो हाइड्रोजन की कमी होती है, जिसमें या तो हाइड्रोजन की कमी होती है या ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, या ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें या तो हाइड्रोजन की कमी होती है या ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, या इसका दूसरा नाम ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना। एग्जाम्पल देखना भाई इसका। पहला एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा Cu + O2 तो बनेगा CuO। देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर अकेला है, लेकिन जब कॉपर चेंज हुआ CuO में, क्यूप्रिक ऑक्साइड में, तो किसकी वृद्धि हो गई? ऑक्सीजन की। तो कैसे अभिक्रिया का उदाहरण? उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है। एक बात और, ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है ये काला रंग का ठोस पदार्थ होता है भाई। ठीक है, ये काला रंग का ठोस पदार्थ होता है, या काला रंग का होता है, सीधा लिख दो काला रंग का होता है। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और मजे की बात आपको बताऊं, इसका डायग्राम भी आपकी बुक में दे रखा है भाई क्यूप्रिक ऑक्साइड वाला। तो ये रहा, देखो क्या है इसके अंदर, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एक टीपाई है, ठीक है, यहाँ पे जाली लगी हुई है और इसके नीचे ये बर्नर है। ये कटोरी है, इस कटोरी के अंदर कॉपर का चूर्ण है, यानी कॉपर धातु है। ठीक है, टीपाई है जिसमें ये छलनी रखी है, जिस पर ये कटोरी रखी है, नीचे से बर्नर को जलाया जा रहा है। इस कटोरी के अंदर कॉपर चूर्ण है। जब ये कॉपर जलेगा, भाई जलने का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया होना। जब कॉपर की क्रिया ऑक्सीजन से होगी तो बनेगा CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड, जो कि ये डायग्राम, ये पूरा सेटअप दे रखा है। घूर घूर के देख लो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है भाई, चलो सेकंड एग्जांपल देखना इसका। एग्जांपल नंबर सेकंड, इसे मैंने यहां पे लिखा CuO + H2 और ये चेंज हो गया Cu + H2O में। ध्यान से देखना, यहाँ पे ना हाइड्रोजन अकेला है, लेकिन हाइड्रोजन चेंज हो रहा है जल में H2O में। तो क्या ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई क्या? यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कोई ऑक्सीजन है ही नहीं, लेकिन जब ये हाइड्रोजन जल में चेंज हुआ तो किसकी वृद्धि हो गई? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन की वृद्धि होना क्या कहलाता है भाई? उपचयन कहलाता है। तो ये कैसे अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा? उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो अभिक्रिया हमारी 9 नंबर पे, उसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या नाम उसका? रेडॉक्स अभिक्रिया, या इसका दूसरा नाम होता है अपचयन उपचयन अभिक्रिया। अपचयन उपचयन अभिक्रिया। देखो अभी आपने अपचयन अभिक्रिया भी पढ़ी है और अभी आपने उपचयन अभिक्रिया भी पढ़ी है। तो होगा कुछ नहीं, इस अभिक्रिया में क्या होगा? एक अभिकारक का तो अपचयन हो जाएगा और एक का उपचयन हो जाएगा, हो जाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अभिक्रिया। तो परिभाषा क्या बनेगी कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, जिसमें एक अभिकारक अपचयित तथा दूसरा अभिकारक
तथा दूसरा अभिकारक उपचयित होता है। एक अभिकारक अपचयित तथा दूसरा अभिकारक उपचयित होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आ गई। एक अभिकारक का अपचयन होगा और एक का उपचयन होगा। इसे एग्जाम्पल की बात करें तो इसका पहला एग्जाम्पल होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CuO प्लस H2, ये चेंज होता है Cu प्लस H2O में। गौर से देखना, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन है लेकिन कॉपर चेंज हो रहा है Cu में। किसकी कमी हो गई? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन की कमी होना या हाइड्रोजन की वृद्धि होना कहलाता है अपचयन। तो यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड का अपचयन हो गया और H2 चेंज हो रहा है H2O में। यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जब ये जल में चेंज हुआ तो किसकी वृद्धि हो गई? ऑक्सीजन की। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। तो क्या एक ही अभिक्रिया में अपचयन उपचयन दोनों अभिक्रिया हो रही है क्या? तो ये कौन से अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, ध्यान रखना, CuO का अपचयन हो रहा है। किस में हो रहा है? Cu में हो रहा है। तो जो तीर का निशान लगाओगे ना आप लोग, वो ऐसे लगाना है, यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ पे लगाना है। इसका अपचयन हो रहा है और इसमें हो रहा है, इसका उपचयन हो रहा है और इसमें हो रहा है। इन चीजों का ध्यान रखना। सेकंड एग्जांपल देखना इसका, एग्जांपल नंबर सेकंड, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ZnO प्लस C, तो ये बनता है Zn प्लस CO, ये बनाता है भाई। तो ZnO तो किस में चेंज हो रहा है? Zn में। किसकी कमी हो चुकी है भाई? ऑक्सीजन की। यहाँ पे जिंक के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे जिंक अकेला है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, दैट मीन्स इसका हो गया अपचयन। ठीक है। और कार्बन चेंज हो रहा है CO में, यहाँ पे कार्बन अकेला है लेकिन यहाँ पे किसकी वृद्धि हो गई? ऑक्सीजन की। तो इसका क्या हो गया? उपचयन। तो क्या एक अभिक्रिया में अपचयन उपचयन दोनों हो रहे हैं क्या? तो ये भी कैसे अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा भाई? रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, तीसरा एग्जांपल देखना भाई। MnO2 प्लस HCl, ये बनेगा MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो देखिए MnO2 तो चेंज हो रहा है MnCl2 में और HCl चेंज हो रहा है Cl2 में। तो हो क्या रहा है, जरा ध्यान से देखना, MnO2 प्लस HCl ये MnCl2 में चेंज हो रहा है, जल में चेंज हो रहा है और Cl2 में चेंज हो रहा है। तो देखो यहाँ पे मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, क्लोरीन आ चुका है, तो इसका हो चुका है अपचयन, क्योंकि हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन की कमी होना अपचयन कहलाता है। और HCl चेंज हो रहा है Cl2 में, यहाँ पे Cl के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ पे Cl के साथ नहीं है, अकेला है, हाइड्रोजन की कमी हो गई, यानी इसका हो गया उपचयन। तो इस अभिक्रिया में भी अपचयन उपचयन दोनों हो रहे हैं। तो ये भी कैसे अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा भाई? रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। आई थिंक ये चीज़ आपकी पल्ले पड़ी होगी। लास्ट अभिक्रिया हमारी जो है वो है अवक्षेपण अभिक्रिया, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 10 नंबर की जो अभिक्रिया है, लास्ट अभिक्रिया है अभी अवक्षेपण अभिक्रिया। एक तो भाई आप लोग ना वीडियो को अधिकतम शेयर किया कीजिए भाई, थोड़ी कंजूसी करते हो, लाइक करना है आप सभी को, कमेंट भी करना है और वीडियो को अधिकतम शेयर करना है भाई, क्योंकि वीडियो को शेयर करेंगे ना तो बच्चों का क्राउड बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ेगा उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे, आपके लिए उतना बेटर कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात ये है ना, वीडियो को अधिकतम शेयर करना है, कंजूसी नहीं करनी है भाई। देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण में एक शब्द आ रहा है अवक्षेप, तो कुछ नहीं है, इस अभिक्रिया के अंदर ना अवक्षेप का निर्माण होता है, और अवक्षेप को हम अविलेय लवण भी कहते हैं, है ना, जो तली में पैंदे में जमा हो जाता है। तो सिंपल सी परिभाषा बनेगी कि वह रासायनिक अभिक्रिया
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप, इसे हम अविलेय लवण भी कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप या अविलेय लवण का निर्माण होता है, अवक्षेप या अविलेय लवण का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखने इसका। आपने एक एग्जाम्पल लिखा था भाई स्टार्टिंग में, PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट की क्रिया जब हम पोटेशियम आयोडाइड से करवाते हैं तो लेड आयोडाइड बनता है PbI2 और साथ में बनता है पोटेशियम नाइट्रेट। और आपने ये भी लिखा था कि जो PbI2 होता है ये पीला रंग का अवक्षेप होता है। तो क्या ये अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। और ये एग्जाम्पल आपने द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी लिखा था। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में आपने एक एग्जाम्पल और लिखा था, वो अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण भी होता है। क्या लिखा था आपने? Na2SO4 प्लस BaCl2, यहाँ पे बनता है बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस NaCl। तो जो बेरियम सल्फेट होता है ना, ये श्वेत रंग का अवक्षेप होता है भाई। कैसा अवक्षेप होता है? ये श्वेत रंग का अवक्षेप होता है। तो क्या दोनों अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण हो रहा है क्या? और जब अवक्षेप का निर्माण होता है तो उसे हम बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। आप लोग देख सकते हैं, तो दोनों, इसमें पीला अवक्षेप है और ये तो पीला अवक्षेप है और ये श्वेत अवक्षेप है। कैसे अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा भाई? अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो ये आपकी है ना, जो 10 अभिक्रिया लिखाई थी अपन ने, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार 10, वो कंप्लीट हो चुकी है विथ एग्जाम्पल, विथ डायग्राम, जो आपके सिलेबस में, आपकी बुक में दे रखी है। सारी चीज़ें एकदम कॉन्सेप्ट वे में आपको सिखाई गई है। कहाँ कहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने आपको बताया है। अब इसके अंदर ना एक छोटा सा टॉपिक और है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिर ये लेसन अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तो आपको ना वीडियो को अधिकतम शेयर करना है, अधिकतम बच्चों को जोड़ना है भाई। ये जो टाइम है ना आपके पास, क्योंकि अभी तो आपको पता है आपके जो 9th का वार्षिक एग्जाम है वो भी देखो अभी काफ़ी डिले है ना, महीना भर है अभी। और वो देखो दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना तो आपने सब कुछ सिलेबस कवर कर रखा है, तो साथ साथ निकालते जाओ, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि अप्रैल है, मई है, जून है, 3 महीने का टाइम आपके पास है, हम तो ये मान के चल रहे हैं। तो 3 महीने में आप लोग यदि साइंस को कंप्लीट कर लेते हो हमारे साथ, तो आपका ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा, काफ़ी सारा बोझ दिमाग से हट जाएगा आगे आने वाले समय के लिए। ठीक है, तो वीडियो को अधिकतम शेयर करना, आपको बच्चों को जोड़ना है और कमेंट वगैरह कर देना है भाई, जैसे भी आपको अच्छा लगे, है ना। क्या इम्प्रूवमेंट करना है, जो भी बातें हैं आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हो। थैंक यू।